गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? जी जी सर, गुड इवनिंग। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ सर। आप बताएं, आप कैसे हो? जी मैं भी ठीक हूँ। सर, कल क्लास रहेगी क्या? जी कल क्या है? कल कुछ है क्या? शिवरात्रि है ना, तो मतलब फेस्टिवल होता है हमारे घर पे, तो इसलिए पूछ रही हूँ। जी क्लास रहेगी। पूजा तो जी, सुबह होती, थैंक यू। फेस्टिवल कौन सा होगा? आज है शिवरात्रि है। इन्हीं जी माइक ऑफ करिए अपना। प्रिंस जी कैसे हैं आप? यस सर। हेलो। हाँ जी सर। जी सर। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका 100% चीजें क्लियर होगा लेकिन हाँ अगर आप काम करेंगे धीरे धीरे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, काम करना है, प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है। सिर्फ आप पढ़ के किसी चीज को नहीं सीख सकते हो। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हो कि नोट्स हमें मिल जाएगा जावास्क्रिप्ट का बढ़िया सा, तो उसको हम पढ़ के जावास्क्रिप्ट को अच्छे से समझ लेंगे, सीख लेंगे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। ना नोट्स से आप कुछ कर पाएंगे, ना आप सोर्स कोड लेने से कुछ कर पाएंगे। यानी कि अगर मैं आपको पूरा सोर्स कोड दे दूं, जितना भी मैंने पढ़ाया है या और भी मेरे पास जो प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, सारा सोर्स कोड मैं आपको दे दूं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप सीख नहीं सकते हो। दुनिया की कोई ताकत आप लोगों को नहीं सिखा सकती है। इसीलिए जितना भी आता है, आपको नहीं आता है थोड़ा बहुत आता है, वीडियो देख के करिए, एटलीस्ट करिए। जितना भी आता है उतना करिए। जितना आप डिजाइन कर सकते हो अपनी तरफ से कोशिश करिए। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि आपको डिजाइन नहीं आता तो आप कुछ करिए ही मत। कुछ तो करिए, थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज होगा। अगर उतना भी नहीं नॉलेज है तो यूट्यूब आज के बाद मतलब आज आज के दौर में यूट्यूब तो है ही है। अब आज के दौर में अगर ये कोई कहे कि मैं पढ़ नहीं सकता, तो मैं समझ सकता हूँ कि वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। क्योंकि आज सारे मटेरियल फ्री अवेलेबल हैं ऑनलाइन। मैं सिर्फ कोडिंग की बात नहीं कर रहा, किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहें तो आप ऑनलाइन किसी भी यानी कि यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इस प्लेटफॉर्म पे लगभग सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, कहीं आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं है, अपने घर पे पढ़िए आप। ठीक है ना, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है डिजाइनिंग का, सीएसएस का, एचटीएमएल का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो उसको अप्लाई करिए प्रोजेक्ट में जो भी टास्क दिया जा रहा है। रिसेंटली टास्क दिया गया था कल, तो काफ़ी सारे लोगों को नहीं समझ में आया कि कैसे करना उस चीज़ को। कुछ लोगों ने किया भी। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा कोड नहीं था जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट में उसमें तो 3-4 लाइन का कोड होगा बस, कोई बड़ा लॉजिक नहीं था। आपने सिर्फ सिंटेक्स पढ़ा जावास्क्रिप्ट का। अभी आप लॉजिकली इतने स्ट्रांग नहीं हुए
कि उस चीज को आप पकड़ सकें कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है ना। अगर आप लॉजिकली स्ट्रांग होते तो ये चीज देख के समझ जाते कि ये प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो लॉजिकली आप स्ट्रांग नहीं है, आपको सारे सिंटेक्स पता है, कैसे कंडीशन लगाना है, कैसे लूप चलाना है, कैसे वेरिएबल बनाना है, कैसे फंक्शन बनाना है, सारी चीजें पता है, लेकिन लॉजिकली आप स्ट्रांग नहीं है। लॉजिकली अगर आप स्ट्रांग होते तो शायद आप इसको कंप्लीट कर लेते। काफी सारे लोगों ने किया भी और काफी सारे लोगों ने, लगभग 80% लोगों ने नहीं किया। तो इसका मतलब यही है कि उनको लॉजिक समझ में नहीं आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी पे बात करेंगे। पहले हम इसका लॉजिक समझेंगे कि यहाँ पर बैकग्राउंड में क्या कोड चल रहा है जावास्क्रिप्ट का, कैसे यहाँ पर ये जो कोड एडिटर है हमारा काम कर रहा है। ठीक है, इसको समझेंगे, उसके बाद हम कुछ और चीजों पे बात करेंगे। ऑपरेटर्स हम पढ़ रहे थे, उन पे भी बात करेंगे हम। ठीक है, तो हमें चीजें कम सीखना है लेकिन एक्यूरेट सीखना है। जो भी सीखेंगे ढंग से सीखेंगे, जिनको हम अप्लाई कर सकें, यानी कि कहीं पर अगर यूज है उस चीज का तो वो चीज हमें अप्लाई करने आना चाहिए। मसला सिर्फ ये नहीं कि हम एरेस बनाना सीख गए, ऑब्जेक्ट बनाना सीख गए, हम फंक्शन बनाना सीख गए, वेरिएबल बनाना सीख गए, इसका मसला नहीं है। मसला ये है कि अगर आपने एरे बनाया है उसका यूज कैसे करना है, ऑब्जेक्ट बनाया है आपने उसका यूज कैसे करना है, या हम अपने डेटा को कैसे एरे और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रखें ताकि हमें एक्सेस करने में प्रॉब्लम ना हो, डेटा को समझने में प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे पढ़ने वाले आगे की तरफ। फिलहाल हम इस पे बात करेंगे, उसके बाद आपको आज काफी इंटरेस्टिंग चीजें बताई जाएंगी। पेशेंस रखना है थोड़ा आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसी पे बात कर लेता हूँ। पहले तो मैं आपको डिजाइन समझा देता हूँ। नॉर्मली ये H1 है, इसको डिजाइन किया गया है, हेडर में बैकग्राउंड कलर दिया गया है और ये लिखा गया है H1 के अंदर। फ़ॉन्ट साइज वगैरह थोड़ा बड़ा किया गया है और फ़ॉन्ट फैमिली चेंज किया गया है। सर ठीक। स्क्रीन नहीं शेयर कर। अच्छा हाँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। जी ठीक है, तो ये H1 से बनाया गया था। ये जो हेडर दिख रहा है आपको, लिखा गया है कोड एडिटर सॉफ्टवेयर 1.0। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर दिया गया है, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज किया गया है। तो हो सकता है कि आपने ये डिज़ाइन बना लिया हो लेकिन फंक्शनैलिटी तक आप अचीव नहीं कर पाएंगे, फंक्शनैलिटी कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर हम कोड लिख रहे हैं, यहाँ पर आउटपुट हमें मिल रहा है उस चीज का। ठीक है, तो ये जो एरिया था इधर का, ये टेक्स्ट एरिया है, ये देखिए है ना, ये टेक्स्ट एरिया है। तो मैंने आपको बताया भी था कि इसको आपको टेक्स्ट एरिया से ही बनाना है। और ये जो एरिया है ये एक डिव है और इस डिव के हमें, यानी कि इस डिव के अंदर हमें रिजल्ट शो करना था। ठीक है, परफेक्ट। मेरी वॉइस क्लियर है? हेलो जी। हाँ सर क्लियर है। तो डिजाइनिंग आपको समझ में आ गया होगा, डिजाइनिंग कैसे करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 100% ऐसे डिजाइन आ जाए, हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी HTML CSS अगर स्ट्रांग नहीं है तो आपको ऐसा डिजाइन भी बनाने में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे जैसे हम काम करते हैं वैसे वैसे वो चीजें क्लियर होती चली जाती हैं। ठीक है, अभी जैसे हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, अभी हमने फंक्शन बनाया, हमने वेरिएबल बनाना सीखा, हमने टर्नरी ऑपरेटर का रिसेंटली यूज सीखा, हमने कुछ और ऑपरेटर सीखे। हो सकता है कि आपको अभी चीजें अच्छे से क्लियर ना हो कि कहाँ पर हमें टर्नरी ऑपरेटर का यूज करना चाहिए, कहाँ पर हमें फंक्शन बनाना चाहिए, है ना। तो जैसे जैसे हम काम करेंगे, जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे चीजें थोड़ा बहुत क्लियर होने लगेंगी और आपको समझ में आने लगेगा कि कब हमें फंक्शन बनाने की आवश्यकता है, कहाँ पर हमें टर्नरी ऑपरेटर से काम करना है, कहाँ पर हमें जो है कौन सा इवेंट लगाने की आवश्यकता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी। ऐसा नहीं कि हमने आज टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा तो हमें आज ही सारी चीजें क्लियर हो जाए टर्नरी ऑपरेटर से रिलेटेड। ऐसा जरूरी नहीं कि आपने आज फंक्शन पढ़ा है तो फंक्शन से रिलेटेड आप सारी
इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, चीजें धीरे धीरे काम करने से क्लियर होती हैं। जैसे जैसे हम काम करेंगे वैसे वैसे चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। मेन चीज है यहाँ पर पेशेंस। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, सीखने की इच्छा होना चाहिए। अगर आपके अंदर से नहीं आ रहा है कि फीलिंग कि हम कोडिंग सीखें, तो आप सीख नहीं सकते हो। आपके जो फीलिंग है वो आपके अंदर से निकलना चाहिए। सीखने का जो जुनून है वो आपके अंदर होना चाहिए, कोई आपको सिखा नहीं सकता है। ठीक है, मैं ये समझता हूं कि मेरे से बड़ा बिगिनर कोई नहीं था कोडिंग के फील्ड में। मुझे यही लगता था कि मैं तो बहुत कमजोर बच्चा हूं, कोडिंग वोडिंग मुझे मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा और मैं उनसे इंस्पायर हुआ। मैं सोचा जब ये लोग कर सकते हैं, इनके पास भी 2 पैर है, 2 हाथ है, 2 आंख है, मुंह है, दिमाग उनके पास भी है, दिमाग मेरे पास भी है, तो जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो इन्हीं चीजों से इंस्पायर हुआ कि जब ये लोग कर सकते हैं तो हो सकता है मैं उन तक ना पहुंच सकूं, लेकिन हाँ 80% या 60% नॉलेज शायद मुझे हो जाए। ठीक है, इसी को लेकर मैं काफी हार्ड वर्क किया और नतीजा आज मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूं, तो ये कहना कहीं हार्ड वर्क है मेरा कि मैंने मेहनत किया है, तब मैं आज लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ। यानी कि आज मैं आप लोगों को अगर पढ़ा पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये मेरी मेहनत का नतीजा है। ठीक है, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को भी ये चीज सोचना चाहिए कि आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं सिखा सकती है, कितना भी बड़ा एक्सपीरियंस होल्डर हो जाए। ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप अपने आप से ही सीख सकते हो। जब तक आप खुद से काम नहीं करना शुरू करेंगे, आप सीख नहीं सकते हो। ये चीज मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ, इस चीज को नोटिस करता हुआ आ रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जो प्रॉपर काम कर रहे हैं, प्रॉपर उनका टास्क आ रहा है, प्रॉपर क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं ना टास्क दे रहे हैं, क्लास में आएंगे भी तो 10-15 मिनट बाद निकल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा मत करिए। अगर आप क्लास में आ चुके हो तो पेशेंस रखिए और धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस रखिए अपने अंदर, और अपने हाथ से कोड लिखने की कोशिश करिए। आपको कोई दुनिया की ताकत सिखा नहीं सकती है जब तक आप काम नहीं करेंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे काम करो। ठीक है, मैं नहीं कह रहा अपने मन से आज ही से कुछ करना शुरू कर दो। जैसे जैसे बताया जा रहा है ना वीडियो के अंदर, तो सारी चीजें बताई जा रही, एटलीस्ट वैसे प्रैक्टिस करो, वैसे आप मुझे कॉपी करके करो। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कॉपी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप मेरा ही वीडियो इतना स्पीड करके देखेंगे, बस आपको सिर्फ देखने की आवश्यकता रहेगी। यानी कि जैसे अभी आप नॉर्मल पे चला रहे होगे वीडियो, तो 2 पे देखोगे, फास्ट करके देखोगे वीडियो को। ठीक है, तो पेशेंस रखना है और जिस तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जा रही है उसको फॉलो करते हुए आपको चलना है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको डिजाइन क्लियर होगा। कैसे डिजाइन, ये आपका लीजेंड होता है, लीजेंड टैग। तो लीजेंड टैग का कभी भी हम फील्ड सेट के अंदर यूज करते हैं। फील्ड सेट भी एक टैग होता है HTML का, उसके अंदर लीजेंड टैग का यूज करते हैं इस तरीके का बॉर्डर बनाने के लिए। यानी कि बॉर्डर के अंदर अगर हम इस तरीके से कुछ लिखना चाहते हैं तो फील्ड सेट और फील्ड सेट के अंदर लीजेंड। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए, मैंने फील्ड सेट स्टार्ट किया है और फील्ड सेट के अंदर मैंने रिजल्ट विंडो लिख रखा है। तो ये जो रिजल्ट विंडो है ये वाला है आपका, ये रहा है ना, ये चीज लिखा हुआ है। ठीक है, हम बात करेंगे। मुझे ये करना था कि मैं जो भी यहाँ पर लिखूं उसका रिजल्ट मुझे यहाँ दिखना चाहिए। कब दिखना चाहिए? इस बटन पे क्लिक करने पे। तो अभी तक हम क्या करते थे, जब कोई फंक्शन बनाते थे तो उसको हम यहाँ पर कॉल करते थे, है ना, यहाँ पर। अब आज से क्या करेंगे, हम जो भी फंक्शन बनाएंगे उनको हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ही कॉल करेंगे। ठीक है, तो पहला तरीका यानी कि नया तरीका आप आज सीखने वाले हो कि अब हमें यहाँ पर फंक्शन कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर हम फंक्शन बनाएंगे वहीं पर कॉल करेंगे, चाहे वो बटन पे कॉल करना हो, चाहे वो यानी कि किसी बटन पे क्लिक करने पे कॉल करना हो, चाहे वो ऑन चेंज पे कॉल करना हो, चाहे वो ऑन इनपुट पे कॉल करना हो, चाहे वो ऑन ब्लर पे कॉल करना हो, सारी चीजें हम यहीं पर कॉल करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है,
यानी कि हमें करना है ये है कि इस बटन पे क्लिक करने के बाद मुझे रिजल्ट चाहिए। तो पहले तो इस बटन पे क्लिक कर लो, अलर्ट वगैरह करके देख लो कि आपका कोड जो है एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं सही से। तो इस बटन पे क्लिक करने का काम करेंगे। तो इस बटन पे क्लिक करने के लिए सबसे पहले आपका ये जो बटन है इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर सेलेक्ट करना होगा। तो ये देखिए रन कोड है ना, ये बटन है आपका, इसमें जो है आईडी दिया गया है run-btn। तो मैंने आपको सेलेक्टर पढ़ाया था, उन्हीं सेलेक्टर का यूज करते हुए हम इस चीज को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया था इस तरीके से run-btn के नाम से, और डॉक्यूमेंट के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर। मैंने आपको कहा कि सारे सिलेक्टर भूल लो, चाहे आपको आईडी सिलेक्ट करना हो, चाहे वो टैग का नाम सेलेक्ट करना हो, चाहे आपको कोई क्लास सेलेक्ट करना हो, क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल सभी का सोल्यूशन आपको दे देगा। ठीक है, मुझे आईडी सेलेक्ट करना है तो हैश लगा के मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा run-btn को। पहले आप टेस्ट करिए कि क्या ये बटन सेलेक्ट हो चुका है। जैसे मैं काम करना बता रहा हूँ वैसे काम करो, फ्यूचर में आप बड़े फायदे में रहेंगे। यानी कि फ्यूचर में जब आप काम करेंगे ना तो आपसे ज़्यादा एरर वगैरह नहीं होगा और आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी कि कहाँ पर प्रॉब्लम हुआ हमसे। तो पहले हमने बटन को सिलेक्ट किया, अब हमने बटन को कंसोल किया है, क्या सक्सेसफुली बटन सेलेक्ट हो चुका है। मैंने रिलोड किया और इंस्पेक्ट करके मैं कंसोल में जाता हूँ। नोटिस करिए बटन यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अगर हम हैश ना लगाते तो ये सेलेक्ट नहीं होता बटन और कंसोल में भी हमें नहीं दिखता। ये देखिए नल आ गया। ठीक है, तो ये गलती हो जाती है कभी कभी कि क्वेरी सिलेक्टर का यूज कर रहे हैं और हमने यहाँ पर आईडी दिया और हमने हैश नहीं लगाया। तो नोटिस करिए अभी हमने टेस्ट कर लिया तो हमें पता चल गया कि बटन सेलेक्ट नहीं हुआ है। अब हम चेक करेंगे इस लाइन में कि क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर हैश छूटा हुआ है इसलिए हैश लगा देंगे और फिर से रिलोड करके टेस्ट करेंगे इस चीज को। नोटिस करिए बटन आ चुका है। ठीक है ना। तो जब हमने अभी तक ये जब HTML के अंदर था तो ये एक नॉर्मल टैग था, अब ये जावास्क्रिप्ट के अंदर आ चुका है। तो मोनी जी आप बताइए कि अब ये क्या हो गया, यानी कि ये क्या बन चुका है अब। यानी कि अभी हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर इस बटन को सेलेक्ट कर लिया तो अब ये क्या है। अगर इसका हम टाइप ऑफ चेक करें तो क्या रिटर्न आएगा टाइप ऑफ फंक्शन के हेल्प से, बताइए मोनी जी बताइए, जल्दी बताइए थोड़ा। ठीक है देवदीप आप बताइए। यस जी, सर। यानी कि अगर हम इसका टाइप ऑफ चेक करें, टाइप ऑफ फंक्शन हमने पढ़ाया था ना अभी एक दो दिन पहले, अगर इसको हम टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर डालें तो क्या मिलेगा हमें, क्या क्या रिटर्न मिलेगा हमें। सर नोड। आप बताइए प्रशांत। सर ऑब्जेक्ट। हाँ ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर से आपको अलग अलग चीजें यानी कि अलग अलग फंक्शन अलग अलग प्रॉपर्टी आप कॉल कर सकते हो। जैसे मुझे अभी एक इवेंट कॉल करना है, कौन सा इवेंट, मैंने क्या कहा इस बटन पे क्लिक करने पे मुझे रिजल्ट चाहिए। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ run-btn के अंदर से आपको डॉट ऑन क्लिक इवेंट को डिफाइन करना है, यानी कि हमने ऑन क्लिक इवेंट को एक्सेस किया run-btn के अंदर से। अब यहाँ पर चाहे आप फंक्शन कीवर्ड के साथ डिफिनेशन कर दीजिए इस तरीके से, और चाहे आप जो है एरो फंक्शन का डिफिनेशन करिए। मैंने आपको दोनों चीज बता रहा हूँ। अभी तक क्या करते थे, यहाँ पर हम ऑन क्लिक इवेंट का यूज करते थे ना इस तरीके से, और कोई फंक्शन बनाते थे उसको कॉल करते थे। लेकिन अब यहाँ पर आपको ऑन क्लिक इवेंट एक्सेस करने की आवश्यकता नहीं है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर ही उस बटन को सिलेक्ट कर लीजिए और उस बटन पे अगर आपको ऑन क्लिक लगाना है तो इस तरीके से आप ऑन क्लिक इवेंट लगा सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि आप ऑन क्लिक ही लगाइए, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, है ना, इस तरीके के इवेंट भी आप लगा सकते हो। नोटिस करिए मैंने रिलोड किया और यहाँ क्लिक करूंगा, ये देखिए अलर्ट हो गया। तो पहला तरीका था, इसको हम एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। अच्छा ये भी एक फंक्शन बनाने का तरीका है कि हम चाहें तो इसका डिफिनेशन एरो फंक्शन से कर दें। ठीक है, तब भी वो वैसे ही काम करेगा जैसे अभी थोड़ी देर पहले काम कर रहा था। मैंने इस पर क्लिक किया, नोटिस करिए अभी भी अलर्ट आ गया। ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन होता है इसको हम एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। मेरी जुबान अक्सर लड़खड़ा जाती है, कई सारी चीजों को प्रोनाउंस करने में मुझे प्रॉब्लम होता है, तो उस चीज को आप समझने की कोशिश करिएगा। कभी भी हो सकता है कि वीडियो में मैं कुछ लड़खड़ा गया हो तो आप लोग उसको समझने की
कोशिश करिएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना, उस समय। ठीक है, तो ऐसा मेरी प्रॉब्लम है ये कि जुबान मेरी सही से कभी कभी लड़खड़ा जाती है, तो वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा आप लोग माइंड मत करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक एनोनिमस फंक्शन है। तो इंटरव्यू वगैरह में आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि हम एनोनिमस फंक्शन किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो अगर आपसे ये चीज नोट्स में नहीं मिलेगा आपको कि एनोनिमस फंक्शन किसे कहेंगे, इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन हो सकता है और अक्सर पूछा जाता है कि एनोनिमस फंक्शन के बारे में, या एनोनिमस फंक्शन हम किसे कहेंगे। तो एनोनिमस फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका कोई नाम नहीं है, यानी कि बिना नाम वाला फंक्शन। अब नोटिस करिए, इसका कोई नाम है क्या? इसका कोई नाम नहीं है, इसलिए ये एनोनिमस फंक्शन है। तो जरूरी नहीं कि आप एरो फंक्शन बनाओ, आप फंक्शन कीवर्ड के साथ भी डिफिनेशन कर सकते हो, ये भी एक एनोनिमस फंक्शन है। तो ये बिना नाम वाला फंक्शन है, यानी कि इसके पहले या यहाँ पर हमने कोई नाम नहीं दिया, इसलिए ये एनोनिमस फंक्शन है। ठीक है, हम अक्सर फंक्शन का डिफिनेशन करते हैं ना इस तरीके से, तो डेमो के नाम से या कुछ नाम दे देते हैं इस तरीके से कि ये हमारा डेमो फंक्शन हो गया। ठीक है, अब इस तरीके से हमने डिफिनेशन किया, तो ये फंक्शन की वजह के साथ डिफिनेशन किया गया, उसका नाम दिया गया, तो ये एनोनिमस फंक्शन नहीं है। एनोनिमस फंक्शन हम उसको बोलेंगे जिसका कोई नाम नहीं है। जैसे इसका कोई नाम नहीं है तो ये एक एनोनिमस फंक्शन है। अब इसका डिफिनेशन आप चाहे फंक्शन कीवर्ड के साथ कर दीजिए या आप एरो फंक्शन के साथ कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। जैसे ये पहले काम कर रहा था वैसे अभी भी काम करेगा, यानी कि अलर्ट करने का काम करेगा। नोटिस करिए, अलर्ट हो चुका है। अब मुझे करना क्या है, मुझे ये कोड चाहिए यहाँ का, यानी कि यहाँ पर जो भी लिखा गया है वो कोड चाहिए। तो उसके लिए मुझे वो जो टेक्स्ट एरिया है उसको सेलेक्ट करना होगा। तो नोटिस करिए, टेक्स्ट एरिया में आईडी दिया गया है कोड। ठीक है, तो यहाँ पर लेट एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं जरा कोड के नाम से, और डॉक्यूमेंट के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करूंगा इस तरीके से, और हैश लगा के मैं कोड को सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट कर लिया, कंसोल करके देखेंगे कि टेक्स्ट एरिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ऐसे आप कंसोल कर लीजिए। अभी हम पेज रिलोड करेंगे और पेज लोड होते ही हमें कंसोल में टेक्स्ट एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा। ये देखिए टेक्स्ट एरिया आ चुका है। ठीक है, तो अब मुझे जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो इसके अंदर का जो कोड है वो मुझे चाहिए। तो यहाँ पर एक काम करो, लेट एक वेरिएबल बना लो जरा इस तरीके से, या आप डायरेक्ट कंसोल कर सकते हो इस तरीके से, कंसोल डॉट लॉग कट करो, और ये जो कोड है आपका इसके अंदर से डॉट वैल्यू कीवर्ड को डिफाइन करो। यानी कि हमने वैल्यू कीवर्ड को एक्सेस किया इस कोड के अंदर से, अब हमें वैल्यू मिल जाएगा जो भी टेक्स्ट एरिया के अंदर लिखा गया है। इंस्पेक्ट कर लेते हैं और कंसोल में जाएंगे। नोटिस करिए, मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए टेक्स्ट एरिया के अंदर जो भी कोड था वो हमें मिल चुका है। बस कुछ नहीं करना है, अब इसी कोड को आपको यहाँ पुश कर देना है। ठीक है, यानी कि इस वाले बॉक्स के अंदर। तो ये जो बॉक्स है हमारा, ये रिजल्ट वाला बॉक्स है। इसमें देखिए H3 से ये लिखा गया है, इसलिए पहले से यहाँ पर आपको दिख रहा था रिजल्ट। मैं रिलोड कर देता हूँ, अब नहीं दिखेगा। तो ये जो रिजल्ट वाला हमारा डिब्बा है इसको भी सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम लेट एक वेरिएबल बनाएंगे जरा इस तरीके से, रिजल्ट के नाम से, और डॉक्यूमेंट के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर को सिलेक्ट कर लेंगे। यानी कि क्वेरी सिलेक्टर फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ पर मैं हैश लगा के रिजल्ट को सिलेक्ट कर लूंगा। यानी कि रिजल्ट जो आईडी है उसको मैंने दे दिया। अब इसको भी कंफर्म करेंगे कि क्या ये सेलेक्ट हो चुका है, तो कंसोल डॉट लॉग का यूज करिए और रिजल्ट को प्रिंट करिए। एक बार टेस्ट कर लेंगे हम कंसोल में कि क्या जो हमारा बॉक्स है वो सेलेक्ट हो चुका है। ये देखिए आ चुका है ना, बस कुछ नहीं करना है। अब आपका जो कोड है वो ये है। ठीक है, मुझे यहाँ पर डिफाइन करना है रिजल्ट डॉट इनर टेक्स्ट। ठीक है, मैंने डिफाइन किया इनर टेक्स्ट, और मैंने डिफाइन किया कि कोड डॉट वैल्यू, ऐसे मैंने लिखा। ठीक है, तो अभी क्या होगा, मैंने कि जब बटन पे क्लिक करेंगे तो रिजल्ट यानी कि ये बॉक्स है हमारा, इसके अंदर हमने इनर टेक्स्ट को डिफाइन किया है और कोड डॉट वैल्यू लिखा है। तो अभी क्या होगा, यानी कि जो टेक्स्ट एरिया के अंदर कोड था वो यहाँ पर आ जाएगा और इस रिजल्ट के अंदर चला जाएगा। आपने असाइन कर दिया, ये जो कोड है इसको आपने असाइन कर दिया रिजल्ट के अंदर। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट आपका बॉक्स है। कौन सा बॉक्स, यानी कि ये वाला डिव है आपका। ठीक है, अभी हम चेक कर लेते हैं क्या रिजल्ट में हमें मिल रहा है। नोटिस करिए मैंने रिलोड किया
और यहाँ पर मैंने क्लिक किया इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए ये पूरा HTML ही आ गया यहाँ पर, जबकि मुझे HTML को प्रोसेस नहीं करना है, यानी कि मुझे HTML को प्रोसेस नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ टेक्स्ट चाहिए। ये जो बॉडी के अंदर H1 लिखा गया है ये चाहिए मुझे, यानी कि यहाँ पर लिखा गया है ना ये चीज, ये चाहिए मुझे। तो अगर आप, हमने इनर HTML और इनर टेक्स्ट दो चीजें आपको पढ़ाई थी, याद है आप लोगों को कुछ? तो बताइए अब यहाँ पर इनर टेक्स्ट यूज होगा या इनर HTML यूज होगा? अगर आपको टैग प्रोसेस नहीं करना है तो आप इनर टेक्स्ट का यूज करिए, बट मुझे टैग को प्रोसेस करना है तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? इनर HTML, ठीक है। यानी कि आपको इनर HTML का यूज करना है। अब जो टैग होगा वो प्रोसेस हो जाएगा, और अगर आपका बॉडी के अंदर H1 वगैरह कुछ भी लिखा हुआ है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। नोटिस करिए H1 से लिखा हुआ योर कोड इज हियर। ये देखिए मैंने क्लिक, अभी रिलोड कर लेंगे उसके बाद क्लिक करेंगे। ये देखिए योर कोड इज हियर। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये डिजाइन कैसे हो गया? डिजाइन इसलिए हो गया कि इसका ये जो H1 है ना, ये सेलेक्ट करके डिजाइन किया गया CSS के अंदर, इसलिए वो भी डिजाइन हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ हेड के अंदर। ये देखिए ये H1 है ना, ये डिजाइन है। अगर इसको मैं कमेंट कर दूं तो अभी वो डिजाइन नहीं अप्लाई होगा इस पे। देखिए मैंने ऐसे सेलेक्ट किया और इसको मैंने कमेंट कर दिया, कमेंट नहीं हो रहा है। चलिए मैंने बैक ही कर दिया, मैंने रिलोड किया। ये देखिए अभी यहाँ का डिजाइन खराब हो गया ना। अभी रन कोड पे क्लिक करेंगे, ये देखिए तो यहाँ पर मैंने पहले से लिख रखा है ये चीज, इसलिए आ रहा है। अब डिजाइन क्यों हो रहा था वो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने फिर से रिलोड किया, यहाँ क्लिक करूंगा, ये देखिए अगर मैं इसको हटा दूं और यहाँ क्लिक करूंगा तो देखिए कुछ नहीं आएगा। अब आपको चाहे इनपुट फील्ड बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, सब कुछ आप बना सकते हो। तो मैंने इनपुट टाइप का वैल्यू ऐसे डिफाइन कर दिया डेट, ठीक है। और इसको मैं इस तरीके से क्लोज कर दूंगा। मैंने क्लिक किया, ये देखिए डेट वाला फील्ड बन गया। अब चाहे आप बटन बनाओ, कुछ भी बनाओ, मैंने बटन बनाया, इसको ऐसे क्लोज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम बटन के अंदर लिख देता हूं मैं क्लिक मी, इस तरीके से। नोटिस करिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए बटन भी आ गया, ठीक है। तो अब जो भी आपको बनाना है वो आप बना सकते हो। पहला तरीका था कि हम इस पे क्लिक करने पे रिजल्ट मिल रहा है हमें, यानी कि अभी हमें इस पे क्लिक कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट मिल रहा है। अगर आप चाहते हो कि जैसे जैसे मैं टाइप करूं वैसे वैसे रिजल्ट मिले, जैसे मैं यहाँ पर ऐसे H1 लिख रहा हूँ तो मुझे इस पे क्लिक करने की आवश्यकता ना पड़े, जैसे मैं टाइप करूं मुझे रिजल्ट जो है मिल जाए। ऐसे मैं टाइप कर रहा हूँ ना, अब मुझे वहां पर बगल में रिजल्ट चाहिए तुरंत, मुझे क्लिक करने की आवश्यकता ना पड़े। तो उस केस में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आ जाइए नीचे की तरफ जावास्क्रिप्ट के अंदर, आपका कोड है ही है, ये कोड है ना, तो दोनों रहने दीजिए, क्लिक भी रहने दीजिए। और मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। मैंने कोड में डॉट ऑन इनपुट इस इवेंट का यूज किया, और यहाँ पर मैंने फंक्शन कीवर्ड के साथ डिफिनेशन कर लिया इस तरीके से, ठीक है। नोटिस करिए फंक्शन कीवर्ड के साथ मैंने डिफिनेशन किया, यही चीज कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए। तो ऑन इनपुट होने पे, यानी कि जैसे जैसे आप इसमें कुछ भी लिखेंगे वैसे वैसे वो इनर HTML की हेल्प से रिजल्ट यानी बॉक्स के अंदर चला जाएगा। और ये भी है आपका, यानी कि जब क्लिक करेंगे तब भी जाएगा। तो अगर आपने ऑन इनपुट पे डिफाइन कर दिया है तो इसका कोई काम ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। नोटिस करिए मैं आपको बताता हूँ कैसे नहीं उसका काम है। देखिए अभी मैंने इसको हटाया और यहाँ पर मैं S3 का यूज करता हूँ। मैंने ऐसे क्लोज कर लिया S3 को, और यहाँ पर मैंने S3 को क्लोज किया फिर से, और इसके अंदर मैं जस्ट फॉर कोड लिखता हूँ, ठीक है। बट हाँ ठीक है, आ रहा है जस्ट फॉर कोड। नोटिस करिए सामने जैसे जैसे हम इनपुट कर रहे हैं वैसे वैसे जस्ट फॉर कोड यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इनपुट फील्ड बनाते हो तो मैंने ऐसा इनपुट लिखा, इसको क्लोज कर लेंगे। ये देखिए इनपुट फील्ड बन चुका है। टाइप का वैल्यू आप कुछ भी रखिए, मैंने टाइप का वैल्यू ऐसे रेंज कर दिया, तो नोटिस करिए रेंज वाला इनपुट फील्ड बन जाएगा, ये देखिए ना इस तरीके से। तो अब रन कोड पे क्लिक करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमने ऑन इनपुट पे डिफाइन कर दिया है। क्लिक करेंगे तब भी ये वैसे ही दिखेगा, तो ये कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो कितना आसान था ये कोड करना। मैं ऑन इनपुट वाला हटा देता हूँ। अच्छा एक और चीज समझ लीजिए, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कई बार, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, मैं एक ही चीज से आपको समझा देता हूँ। ये लाइन भी मैं कट कर लेता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से डॉट एड इवेंट लिसनर, है ना, ये फंक्शन अपने कॉल बहुत सारे लोगों को कॉल करते हैं। हो सकता है आप फ्यूचर में काम करो कहीं, तो इस तरीके से इवेंट लगाया जा रहा हो।
यानी कि ऐड इवेंट लिसनर का यूज किया जा रहा हो, ये एक फंक्शन होता है, इसी के अंदर से कॉल होगा और यहाँ पर किसी ने क्लिक लगाया हो इस तरीके से, और अगला आपका एक कॉल बैक होता है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अगर कहीं पर भी आपको इस तरीके से इवेंट लगाया जा रहा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इससे पहले जो लिखा गया था वो भी वैसे ही काम करेगा और ये भी वैसे ही काम करेगा, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ऐसे लिखा था ना ये चीज, ठीक है। मैंने कॉल बैक फंक्शन का डिफिनेशन किया और ये चीज मैंने ऐसे लिखा था, अभी हमने इस तरीके से लिखा। तो हो सकता है आपको बहुत सारे डेवलपर इस तरीके से बताएं इवेंट लगाना, मैं आपको इस तरीके से इवेंट लगाना बता रहा हूँ, तो ये मेरे को थोड़ा आसान लगता है, इससे कम यानी कि इससे ज़्यादा आसान ये लगता है, इसलिए मैं ये तरीका प्रेफर करता हूँ। अब आप चाहे इस वाले तरीके का यूज करिए और चाहे इस वाले तरीके का यूज करिए, रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और मैं इस तरीके का यूज करके आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया है, बस हमने ऐड इवेंट लिसनर फंक्शन को कॉल किया है और फर्स्ट आर्गुमेंट इसके अंदर आपका इवेंट होता है कि कौन सा इवेंट आपको लगाना है, ऑन इनपुट इवेंट लगाना है या क्लिक इवेंट। तो ऑन नहीं लिखना है यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर ऑन क्लिक लिख रहे हैं ना, यहाँ पर सिर्फ आपको क्लिक लेना है और सिर्फ इनपुट लिखना है और सिर्फ चेंज लिखना है, ठीक है। ऑन ब्लर अगर आप लिखते हो तो ब्लर लिखना है, ऑन नहीं लिखना है। अभी भी हम अगर क्लिक करेंगे तो हमें वैसे ही रिजल्ट मिलेगा जैसे पहले मिल रहा था, ये देखिए है। अच्छा, यहाँ पर आप चाहें तो ऑन इनपुट का यूज कर सकते हो, तो ऑन इनपुट के लिए सिर्फ इनपुट का डिफाइन करेंगे और बटन पे कभी भी ऑन इनपुट नहीं लगता है, कोड पे लगाएंगे। ये जो कोड है यहाँ पर लगाएं, ठीक है ना। तो कोड में हमने क्या लगाया, ऐड इवेंट लिसनर को फंक्शन के रूप में कॉल किया। इसके अंदर दो आर्गुमेंट, पहला आपका इवेंट हो जाएगा, दूसरा आपका कॉल बैक हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर एरो फंक्शन का डिफिनेशन करो, अभी हमने एरो फंक्शन का डिफिनेशन किया ना ऐसे, तो ऐसा यहाँ पर भी जरूरी नहीं है। आप चाहें तो फंक्शन कीवर्ड के साथ डिफिनेशन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये भी अभी भी वैसे ही काम करेगा जैसे पहले काम कर रहा था। मैंने रिलोड किया और यहाँ पर मैं इनपुट करके आपको दिखाता हूँ। मैंने H1 का किया, क्लोज करूंगा और यहाँ पर मैं जस्ट फॉर कोड लिख के दिखाता हूँ। नोटिस करिए मैंने जस्ट फॉर कोड लिखा है ना, इस तरीके से। तो अभी भी ये वैसे ही प्रोसेस हो रहा जैसे पहले काम कर रहा था। तो आप चाहे इस तरीके से इवेंट लगाइए और चाहे इस तरीके से इवेंट लगाइए, दोनों तरीका सेम है। बस ध्यान रखना है, अगर आप ऐड इवेंट लिसनर को फंक्शन के रूप में कॉल कर रहे हो तो फर्स्ट आर्गुमेंट में आपको इवेंट देना है और ऑन नहीं लगाना है। जैसे अभी हमने यहाँ पर ऑन क्लिक लिखा ना, तो इन दोनों में से कोई एक पे आप कमांड बनाइए, यानी कि आपको जो अच्छा लग रहा हो, जो आसान लग रहा हो, उस पे आप अपना कमांड बनाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये बना रहा हूं तो आप भी यही बनाओ, मैं ऐसा नहीं कह रहा आपको। ये एक सिंटेक्स है और ये भी एक सिंटेक्स है काम करने का। तो जो आपको आसान लगे, अच्छा लगे, उसका यूज करिए। आपको कोई कभी ये नहीं कहेगा कि आपने ऐसे क्यों लिखा है। अगर कोई बोलता भी है तो हमने ये चीज लिखा है और ये चीज भी हमने लिखा है, ठीक है। देखिए रन, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, रन बीटीएन का यूज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक इवेंट का यूज कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने ये भी तरीका यूज किया और ये भी तरीका यूज किया, दोनों तरीका। तो अगर आपको कोई बोलता है कि आपने ऐसा क्यों लिखा है, देखिए मैंने क्लिक किया तो अभी दोनों काम कर रहे हैं। मैं एक कमेंट कर देता हूँ, मैंने रिलोड किया और यहाँ क्लिक करूंगा, नीचे वाला काम कर रहा है। अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसमें मैंने यानी कि इसको इनेबल कर दिया। नोटिस करिए अभी भी क्लिक करूंगा तो वैसे ही काम करेगा। तो आपको सीधा उनको एग्जाम्पल के रूप में यही दिखाना है। अब उनसे पूछना है कि दोनों में क्या फर्क है, बताइए आप। अगर हमने इस तरीके से ही लिख दिया है या हमने इस तरीके से लिख दिया है, इस तरीके से नहीं लिखा है, तो कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है। काम आपका दोनों से सेम हो रहा है और दोनों में इवेंट ही लग रहा है। आप चाहे यहाँ पर ऑन इनपुट का यूज कर लो, चाहे आप यहाँ पर इनपुट का यूज कर लो, लिखने में थोड़ा सा सिंटेक्स में चेंज है, काम वही होगा, क्लिक करने का ही काम होगा, है ना। तो दोनों चीजें में आपको किसी एक पे कमांड बनाना है और उसी का यूज करना है। अक्सर आप लोगों ने मुझे देखा होगा कि मैं ये तरीका प्रेफर करता हूँ, तो ये तरीका आप चूज करिए, चाहे ये तरीका ही चूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपको कभी नहीं रोकेगा कि आप इस तरीके से कोड क्यों करते हो, ठीक है ना। तो काम पे सिर्फ फोकस करिए आप। अभी डीपली आपको जाने की आवश्यकता नहीं है इतना ज्यादा। तरीका देखिए कि कौन सा तरीका कोड करने का आपको अच्छा लग रहा है। अब आप ऑटोमेटिक जब काम करेंगे ना धीरे धीरे, तो सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है वो धीरे धीरे क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको कैसे काम करना चाहिए। तो फिलहाल ये जो कोड एडिटर था ये कंप्लीट हो चुका है, मैंने आपको ऑन इनपुट पे भी करके दिखाया। और तो ये बस इतना ही कोड था इसके अंदर, 4 लाइन का, ठीक है।
अब लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ लॉजिक बिल्डिंग, लैक ऑफ स्किल, है ना, बहुत सारे लोगों ने नहीं बना पाया इस चीज को, क्योंकि बहुत सिंपल कोड था ये। अब आप लोग को देखने में नहीं लगेगा कि क्या इतना सिंपल कोड हो सकता है इसका। इनपुट फील्ड बन जा रहा है ना, बटन बन जा रहा है, जो भी हम बना रहे सारे HTML के टैग यहाँ पर प्रोसेस हो रहे बन रहे हैं। तो एक बार देखने में आपको नहीं लगेगा कि इतना सिंपल कोड होगा, क्योंकि आप इतने लॉजिकली स्ट्रांग नहीं थे कि आप इस चीज को सोच सके। तो इसमें आपकी गलती नहीं है, अभी आपने उतना प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किया है। ठीक है, कुछ लोगों ने किया क्योंकि उनका प्रैक्टिस था अच्छा, उन्होंने काम कर रखा है इसीलिए। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि आप नहीं कर पाए तो आपको नहीं आता है, ऐसा नहीं है, आपको आता है। अभी आपको पता चल गया ना कितना सिंपल था। अब इसको आप करके दीजिए, कल हमें बना के दीजिए, टास्क यही रहेगा आप लोगों का। ठीक है, तो इसको आपको कंप्लीट करके देना है। कुछ और चीजों पे बात करेंगे हम। चलिए इसी के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको ये तरीका बताया इवेंट लगाने का, है ना। मैं यहाँ पर ऑन इनपुट इवेंट का यूज करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं कोड का यूज कर लेता हूँ। कोड का मतलब टेक्स्ट एरिया है ये, और टेक्स्ट एरिया पे हमने ऑन इनपुट इवेंट का यूज किया, और रिजल्ट डॉट इनर HTML कोड डॉट वैल्यू लिखा। ठीक है, यहाँ पर नोटिस करिए एरो फंक्शन का डिफिनेशन किया गया है। कोड का मतलब क्या हुआ, कोड का मतलब जिसपे इवेंट लगा हुआ है, यानी कि टेक्स्ट एरिया। तो यहाँ पर भी आपने कोड लिखा, यहाँ पर भी आपने कोड लिखा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। नोटिस करिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया, अच्छा ऑन इनपुट पे काम करेगा ये। तो यहाँ पर मैं कुछ भी इनपुट करता हूँ ये तुरंत काम कर देगा, ये देखिए आ गया ना इस तरीके से। अच्छा मैं कोड नहीं लिखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जिसपे इवेंट लगा हुआ है उसको मैं टारगेट करूँ। तो पहला तरीका ये है कि अगर आपने एरो फंक्शन का डिफिनेशन किया है तो इवेंट को आप यहाँ पर रिसीव कर लीजिए, और इवेंट के अंदर से डॉट टारगेट को रीड कर लीजिए। तो इवेंट डॉट टारगेट, इवेंट डॉट टारगेट, इस प्रॉपर्टी को अगर आप डिफाइन करते हो तो ये जो जिसपे भी आपका इवेंट लगा होगा, जैसे अभी हमारा इवेंट जो है इस कोड पे लगा हुआ है, यानी कि टेक्स्ट एरिया यहाँ पर है, तो यहाँ पर टेक्स्ट एरिया आ जाएगा और ये वैल्यू उसके अंदर से निकाल रीड कर ली जाएगी। तो इवेंट को रिसीव करना है अगर आपने एरो फंक्शन का डिफिनेशन किया है तो, और इवेंट के अंदर से टारगेट को रीड करना है। अभी भी आपका जैसे हम कोड डॉट वैल्यू लिखते थे ना, तो अभी सिंपल सा मतलब वही है। यहाँ की कोड में क्या था, ये कोड है ना, ये टेक्स्ट एरिया आप सेलेक्ट करके रखते हो, वे अपने कोड डॉट वैल्यू लिखा था, अभी हमने लिख दिया इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, तो अभी भी वही मतलब है कि टेक्स्ट एरिया के अंदर से ही वैल्यू निकलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैंने रिलोड किया और यहाँ पर मैं कुछ इनपुट करूंगा तो देखिए यहाँ पर तुरंत काम करेगा ये। ठीक है, यानी कि यहाँ का कोड अभी भी वैसे ही रीड हो रहा था जैसे पहले रीड हो रहा था। अब इस चीज को समझने की कोशिश करिए जरा। अच्छा एक और चीज है, अगर हमने फंक्शन कीवर्ड के साथ डिफिनेशन किया है इस तरीके से, तो इवेंट अभी भी आप रिसीव कर सकते हो इस तरीके से, और इवेंट के अंदर से टारगेट अगर हम रीड करें तो क्या होगा, मैंने रिलोड किया और यहाँ पर मैं बैक करता हूँ, नोटिस करिए अभी भी ये वैसे ही काम कर रहा है। लेकिन अगर आप फंक्शन कीवर्ड के साथ डिफिनेशन कर रहे हो तो एक और बेनिफिट मिलता है आपको, आपको इवेंट रिसीव करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसको रिटर्न करना चाहते हो, यानी कि कहीं पर भी लिखना चाहते हो इस पूरे कोड के अंदर, अभी तो एक लाइन का कोड है, 100-150 लाइन का कोड होता है एक एक फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहते हो कोड को यहाँ पर, तो आप यहाँ पर दिस लिख सकते हो। अगर आपने फंक्शन कीवर्ड के साथ डिफिनेशन किया है तो अगर आप दिस लिखेंगे, इसका सिंपल सा मतलब यही होगा कि ये आपने लिखा, यानी कि कोड आपने यहाँ पर लिखा, यानी कि जिसपे भी इवेंट लगा हुआ है उस चीज को आपने यहाँ पर लिखा और उसी के अंदर से वैल्यू रीड की जाएगी। ठीक है, लेकिन कब दिस का यूज करना है, जब आपने फंक्शन कीवर्ड का साथ डिफिनेशन किया हो। अगर आपने फंक्शन कीवर्ड के साथ डिफिनेशन नहीं किया है तो ये दिस काम नहीं करेगा। दिस उसी केस में काम करेगा जब आपने फंक्शन कीवर्ड का डिफिनेशन किया हो, यानी कि फंक्शन कीवर्ड के साथ डिफिनेशन किया हो। अभी भी ये वैसे ही काम करेगा जैसे पहले काम करता। मैं इनपुट करूंगा, रिजल्ट हमें दिख जाएगा, ये देखिए ना। अगर यहाँ पर एरो फंक्शन का डिफिनेशन होता और हम दिस यूज कर रहे होते तो क्या होता, नोटिस करिए। अभी मैंने एरो फंक्शन का डिफिनेशन कर दिया और यहाँ पर मैंने दिस कीवर्ड का यूज किया, अभी क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पर इनपुट कर रहा हूँ, ये देखिए अनडिफाइंड आ गया। ठीक है, अनडिफाइंड इसलिए आया क्योंकि
ये जो यहाँ पर जो है कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं इस तरीके से इवेंट डॉट टारगेट, तो यहाँ पर आता क्या है, यानी कि हमने यहाँ पर इवेंट को रिसीव कर लिया और इवेंट के अंदर से हमने टारगेट को रीड किया। तो अभी यहाँ पर क्या आता है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लाइव सब दिखेगा आपको। देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अभी ये काम कर रहा है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करिए। चलिए मैंने इसको हटा दिया। अब कंसोल करके देखते हैं कि इवेंट के अंदर से जब हम टारगेट रीड करते थे तो उसमें क्या आता था। इवेंट डॉट टारगेट इस टेक्स्ट में डिफाइन किया। ठीक है, यानी कि टारगेट रीड किया हमने। तो इवेंट डॉट टारगेट लिखने का मतलब ये हो गया कि जिस पे इवेंट लगा हुआ है उसके अंदर से टारगेट एक प्रॉपर्टी होता है। यहाँ पर हमने इवेंट रिसीव किया ना, अगर हम सिर्फ इवेंट को कंसोल करें, देखिए इस चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करिएगा। मैंने सिर्फ इवेंट को कंसोल किया है और जैसे हम इनपुट करेंगे यहाँ पर कंसोल में हमें कुछ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। इसके अंदर जाके देखेंगे तो ये जो देखिए टारगेट के नाम से इसके अंदर प्रॉपर्टी है। ये देखिए ये प्रॉपर्टी है ना टारगेट वाली, इसको जब हम रीड करते हैं तो हमें टेक्स्ट एरिया मिल जाता है। अगर हम यहाँ पर इवेंट डॉट टारगेट लिखें इस तरीके से तो हमें टेक्स्ट एरिया मिलता है। टेक्स्ट एरिया पे आपने वैल्यू लगाया था इसलिए आपको वैल्यू मिल जाता है उसके अंदर। ये देखिए अब अगर हमें ये वैल्यू चाहिए तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यही तो लिखते थे हम थोड़ी देर पहले। तो अब हमें उसके अंदर का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे हम इनपुट करेंगे वैसे हमें उसके अंदर का वैल्यू मिल जाएगा। ये देखिए अगर हम दिस लिखते हैं, यानी कि अगर मैंने यहाँ पर दिस लिख दिया तो क्या होगा, नोटिस करिए मैंने दिस लिखा, अभी क्या होगा, मैं यहाँ पर इनपुट करता हूँ, नोटिस करिए क्या आएगा, मैंने दिस लिख दिया है। अब दिस के अंदर से अगर आप यहाँ पर, यानी कि मैंने इसको खोला और अगर आप टेक्स्ट एरिया रीड करना चाहते हो तो दिस के अंदर वो चीज शायद नहीं होगा। यानी कि जब हम फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं यहाँ पर तो डायरेक्ट वो चीज हमें मिल जाता है। जैसे अभी एरो फंक्शन का डिफिनेशन है इसलिए दिस के अंदर बहुत बड़ी चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। इतना ध्यान में रखना है कि जब भी आपको दिस का यूज करना होगा तो यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड के साथ डिफिनेशन कर देना है। अभी हमने फंक्शन कीवर्ड का डिफिनेशन किया तो अभी जो टेक्स्ट एरिया आप इवेंट के अंदर से टारगेट रीड करते थे तब मिलता था, अब वो दिस के हेल्प से डायरेक्ट मिल जाएगा। कब मिलेगा, जब आपने फंक्शन कीवर्ड के साथ डिफिनेशन किया हो तब। मैंने रिलोड किया और यहाँ पर मैं कुछ इनपुट करूंगा, ये देखिए अब हमें डायरेक्ट टेक्स्ट एरिया मिल गया। ठीक है, अब दिस डॉट वैल्यू अगर हम रीड करें तो टेक्स्ट एरिया के अंदर का डेटा मिल जाएगा। कभी भी ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जिस पे इवेंट लगा होगा, जैसे अभी कोड पे इवेंट लगा हुआ है तो कोड क्या है, हम जस्टिफाई कर लेते हैं कि कोड क्या है। यहाँ पर देखिए अब इससे हम पता करेंगे कि ये जो आईडी है वो कहाँ लगा हुआ है HTML के अंदर, क्योंकि ये चीज हम सेलेक्ट करते हैं तो वो HTML के अंदर का ही कुछ होता है। तो ये कोड कहाँ है देखेंगे, तो HTML के अंदर जाइए और ये रहा आपका कोड, ये रहा कोड जिसमें आईडी लगा हुआ है। ये देखिए टेक्स्ट एरिया है ना ये। ठीक है, तो यही टेक्स्ट एरिया यहाँ पर आता है जब आप दिस लिखते हो तो यहाँ पर वेरिएबल किसी भी नाम से बनाइए आप, है ना, उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पर जो भी है वही यहाँ पर आएगा। जैसे अभी हमने दिस लिखा है तो टेक्स्ट एरिया आएगा, क्योंकि वो जो कोड वाला एलिमेंट है उसके अंदर टेक्स्ट एरिया ही स्टोर्ड है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है अभी कि जब भी कभी भी, ऐसा बहुत बार करना पड़ता है हमें प्रोजेक्ट वगैरह के अंदर, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है दिस का, इवेंट डॉट टारगेट का, क्योंकि जब डायनेमिकली डेटा आता है ना तो हमें टारगेट करना होता है चीजों को, है ना। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है अभी, इन चीजों के बारे में आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। इतना ध्यान में रखना है कि जब भी आपको दिस का यूज करना होगा तो आपको फंक्शन कीवर्ड के साथ डिफिनेशन करना है, और जब भी आपको इवेंट डॉट टारगेट का यूज करना है तो एरो फंक्शन का डिफिनेशन करना है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड का यूज कर रहे हो तो इवेंट डॉट टारगेट नहीं डिफाइन कर सकते, बिल्कुल आप इवेंट डॉट टारगेट भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इवेंट डॉट टारगेट आपका दोनों केस में काम करेगा, फंक्शन कीवर्ड के साथ भी और एरो फंक्शन के साथ भी। लेकिन जो दिस कीवर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन कीवर्ड के साथ ही काम करेगा। ठीक है, दिस लिखने का मतलब ये हो गया कि जिसपे इवेंट लगा हुआ है वो टैग। ठीक है ना, तो अभी तो हम यही तो लिखते थे थोड़ी देर पहले। कैसे लिखते थे भाई, ये चीज लिखा था ना अभी, ये देखिए एरो फंक्शन का जब हमने डिफिनेशन किया तो इवेंट डॉट टारगेट, इसका मतलब ये हुआ जिसपे इवेंट लगा हुआ इसको टारगेट करेगा ये। अगर हमने फंक्शन कीवर्ड के साथ डिफिनेशन किया होता इस तरीके से और यहाँ पर हमने लिखा होता दिस, तो दिस का मतलब क्या हो गया, टेक्स्ट एरिया, यानी कि जिसपे इवेंट लगा हुआ है दिस डॉट वैल्यू, यानी कि उसके अंदर से वैल्यू रीड के जाएगी और वैल्यू रीड करके कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें असाइन कर दिया गया है। ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, तो होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। मैं यहाँ पर इनपुट करता हूँ
अच्छा, कौन सा इवेंट लगा हुआ है? ऑन इनपुट इवेंट लगा हुआ है। दिस डॉट वैल्यू हमने डिफाइन किया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दिखेगा रिजल्ट हमें, ये दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप ये लिखिए, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने ऐसे लिखा जस्ट फॉर कोड, नोटिस करिए, ठीक है। तो होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता अभी नहीं है, क्योंकि इन चीजों का बहुत ज्यादा यूज होगा प्रोजेक्ट में, और समझ जाएंगे, ठीक है। अभी आपको बस जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो समझना है कि दिस कब यूज करना है और इवेंट डॉट टारगेट कब यूज करना है। जब भी आप एरो फंक्शन का यूज करेंगे तो आपको इवेंट को रिसीव करना है और उसके अंदर से टारगेट प्रॉपर्टी। जब भी आप फंक्शन कीवर्ड के साथ डिफिनेशन करेंगे तो आपको दिस का यूज करने का फैसिलिटी मिलेगा, लेकिन दिस का फैसिलिटी आपको एरो फंक्शन के साथ नहीं मिलेगा। ये चीजें क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर जो है कुछ ऑपरेटर की बात कर रहे थे हम लास्ट टाइम, और मैं स्टक हो गया था, ठीक है। ये जो ऑपरेटर थे इन पे बात कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, बटन का यूज कर लेता हूँ। तो रन बीटीएन, अभी मैंने आपको इवेंट लगाना बता दिया है यहाँ पर, तो अब आपको यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। जो भी इवेंट लगाना है यहीं पर लगाइए। अभी मुझे ऑन क्लिक इवेंट करना है इस तरीके से, और मैं सिर्फ अलर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आप चाहे फंक्शन एरो फंक्शन के साथ करिए, यानी कि फंक्शन का डिफिनेशन आप चाहे एरो फंक्शन के साथ करें या आप जो है फंक्शन कीवर्ड के साथ करें, कोई इशू नहीं है, काम वैसे ही होगा आपका, ठीक है। कुछ केसेस में एरो फंक्शन का यूज करना ज्यादा अच्छा होता है, जैसे कि पूरे फंक्शन के अंदर सिर्फ एक ही लाइन का कोड है, तो वहां पर कुछ चीजें हमें रिटर्न भी करना होता है कभी कभी। तो रिटर्न वगैरह के केस में एरो फंक्शन आपका थोड़ा कम कोड में आपका काम करके दे देता है। वो जब हम आगे काम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा वो चीज। फिलहाल आपको इतना ध्यान में रखना है कि डिफिनेशन आप कैसा भी करिए, कोई इशू नहीं है। अगर आपको फंक्शन कीवर्ड समझ में आ रहा है तो इसके साथ डिफिनेशन करिए, एरो फंक्शन समझ में आ रहा है तो उसको डिफिनेशन करिए, ठीक है। फंक्शन बन जाएगा, दोनों ही आपके एनोनिमस फंक्शन माने जाएंगे अगर उसका कोई नाम नहीं है तो। जैसे अभी इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है इसलिए ये एनोनिमस फंक्शन है। अभी हमने अलर्ट डिफाइन किया है, तो क्लिक करने पे अलर्ट होना चाहिए। मैंने क्लिक किया, ये देखिए अलर्ट हो चुका है। मैं आपको ऑपरेटर के बारे में बता रहा था। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये हो गया कि जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया लेट एक्स के नाम से, और मैंने 20 डिफाइन किया। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये जो 20 है उसको हमने एक्स में असाइन किया। ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। और अगला आपका था प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि प्लस लिखने का क्या मतलब है असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, इस चीज को समझ लेते हैं। तो अगर आपने इस तरह से लिखा एक्स प्लस इक्वल टू, मैंने 15 डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो मैं कल ऐसे लिख रहा था इस चीज को, ऐसे भी लिखना सही है। मैं इस तरह से लिख रहा था लेट, एक नया वेरिएबल बना लेता था। अब नया जो डेटा है वो वाई के अंदर चला जाएगा, यानी कि दोनों जुड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है, इसका लिखने का मतलब क्या हुआ। मैंने वाई को प्रिंट किया, ठीक है। तो ऐसे लिखिए, कोई इशू नहीं है, मैंने आपको कल यही बताया था। तो ये जो लिखा गया है x प्लस इक्वल टू 15, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि 20 प्लस 15 है ना, ये चीज। इसका लिखने का मतलब ये हो गया कि 20 प्लस 15, इसका मतलब y में क्या जाएगा 35। देख लेते हैं कि y में 35 गया कि नहीं। तो इसको रिलोड करेंगे और इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे, बटन पे क्लिक करना होगा हमें। मैंने क्लिक किया, ये देखिए 35, ठीक है। तो आपको नया वेरिएबल बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट x में ही डेटा रख सकते हो और यहाँ पर x को प्रिंट कर सकते हो। मैंने क्या लिखा x प्लस इक्वल टू 15, इसका मतलब 20 प्लस 15, अभी भी वैसे ही रिजल्ट मिलेगा जैसे थोड़ी देर पहले मिल रहा था। ये देखिए यहाँ पर मिल गया हमें, ठीक है। अगला है आपका, एक और है यहाँ पर, ये माइनस वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये चीज लिखा हुआ है और अगर आपने माइनस का यूज किया है तो इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया 20 माइनस 15, तो रिजल्ट क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम प्रिंट करके देखें तो अभी हमें 5 रिजल्ट मिलना चाहिए। मैंने रिलोड के यहाँ क्लिक करूंगा, ये देखिए 5 मिल गया हमें, ठीक है। अगला एक और ऑपरेटर है आपका इसी तरीके से स्टार। तो यहाँ पर अगर आप स्टार का यूज करते हो, यानी कि स्टार का मतलब मल्टीप्लाई, तो इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया 20 इंटू 15, ये चीज। अब इसका जो भी रिजल्ट आए, ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसका रिजल्ट जो है 300 आएगा, है ना। तो x को हमने प्रिंट किया है, देख लेते हैं।
मैंने रिलोड किया और यहाँ क्लिक करूंगा, ये देखिए 300 आ गया। इसके ठीक नीचे डिवाइड का है, अगर आप यहाँ पर डिवाइड का यूज करते हो इसका मतलब ये हो गया कि 20 डिवाइडेड बाई 15, तो कितना रिजल्ट आएगा वो देख लेते हैं हम। तो आप जब 20 को 15 से डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से रिजल्ट आएगा। और एक और है आपका एक्सपोनेंशिएशन, इसको हम बोलते हैं। तो जब हम इस चीज का यूज करते हैं तो क्या होता है समझिएगा इस चीज को। अगर हमने ऐसे लिखा डबल स्टार, और यहाँ पर मैं नंबर थोड़ा छोटा कर दूं, मैंने 2 कर दिया और यहाँ पर मैंने 4 लिखा ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 की पावर 4, यानी कि जो 2 है ना इसकी पावर 4, इसका मतलब सिंपल से हो गया 2 इंटू 2, है ना, और 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2, यानी कि 2 की पावर 4। तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 और 8 टू जा 16, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 16, ठीक है ना। तो यही चीज होता है इसका मतलब, यानी कि डबल स्टार अगर आपने लगाया है इक्वल टू का पहले, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर जो स्टोर है उसका पावर उतना जितना यहाँ पर आपने नंबर लिखा है। तो अभी हमने 4 लिखा है, इसका मतलब 2 की पावर 4, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए अभी 16। मैंने छोटा नंबर लिया है ताकि आपको कैलकुलेशन भी समझ में आए कि हाँ सही कैलकुलेशन मिल रहा है कि नहीं। मैंने क्लिक किया, ये देखिए 16। इसी तरीके से अगर यहाँ पर 4 होता तो 4 की पावर 4 यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 हो जाता और जो भी रिजल्ट मिलना होता आपको मिल जाता। तो होप, अभी मैंने रिलोड नहीं किया था, मैंने क्लिक किया, ये देखिए 256 रिजल्ट मिला। तो अभी मुझे उम्मीद है कि ये सारे ऑपरेटर आपको यूज करने आ गए होंगे कि कैसे यूज करना है, ठीक है। तो ज्यादा इन चीजों को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ज्यादा यूज इसका होता है आपका, ये जो ऑपरेटर है इसका ज्यादा यूज होता है, ये सब बहुत कम यूज होता है, रेयर केस में यूज होता होगा, ठीक है। तो आपको इसको लेकर ज्यादा चिंता की करने की आवश्यकता नहीं है, पेशेंस रखना है थोड़ा। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताया है, जैसे कि कैसे आपको यहाँ पर इवेंट लगाना है। जैसे ऑन क्लिक इवेंट हमने लगाया, तो जरूरी नहीं कि आप ऑन क्लिक लगाओ, ऑन ब्लर इवेंट भी ऐसे ही आप लगा सकते हो, ऑन माउस ओवर इवेंट भी आप ऐसे ही लगा सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर लिखा ना ऑन माउस ओवर। तो अभी क्या होगा, रिजल्ट हमें कब मिलेगा, जब हम बटन पे माउस ओवर करेंगे। देखिए मैंने रिलोड किया, अब जैसे इस पे बटन पे, ये देखिए ना मैंने क्लिक नहीं किया, ये देखिए ओवर कर रहा हूँ इस तरीके से। तो जो भी इवेंट लगाना है पहले तो उसको सिलेक्ट करके ले आइए, उसके बाद आप इवेंट लगाइए और उसके सामने जो है एनोनिमस फंक्शन का डिफिनेशन करेंगे, एनोनिमस फंक्शन का डिफिनेशन इस तरीके से करेंगे, ठीक है। ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए कैसे इवेंट लगाना है। अब चाहे आप इस चीज को ऐसे लिखो, रन btn डॉट एड इवेंट लिसनर, और यहाँ पर आप इवेंट लगाओ, जैसे अभी हमने माउस ओवर लगाया तो यहाँ पर आपको माउस ओवर लिखना है, सिर्फ इस तरीके से, ऑन नहीं लगाना है, ऑन माउस यानी कि सिर्फ आपको माउस ओवर लिखना है। और अगला यहाँ पर भी आपका एरो फंक्शन या तो फंक्शन कीवर्ड के साथ डिफिनेशन करना है, तो वही चीज कर रहे हो, यहाँ पर भी हमने डिफिनेशन किया और यहाँ पर भी हमने डिफिनेशन किया, ठीक है। बस यहाँ पर जो हम लिख रहे थे वो फर्स्ट आर्गुमेंट के रूप में यहाँ पर हम दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, पेशेंस रखना है और धीरे धीरे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको यही टास्क असाइन कर रहा हूँ जो कल टास्क था, यानी कि यही चीज आपको फिर से बनाना है। और जिन लोगों ने बनाया एक और बार बनाइए आप, अगर आप कुछ और ज्यादा एक्स्ट्रा कर सकते हो तो बिल्कुल करिए, ठीक है। समझ रहे ना आप लोग इस चीज को, तो यही आपका टास्क रहेगा, फिर से इसको कंप्लीट करके सभी लोग भेज दीजिए। और कल आप लोग काफी इंटरेस्टिंग चीज सीखने वाले हो, वैलिडेशन वगैरह पे हम लोग काम करने वाले हैं, फॉर्म वगैरह जो इनपुट फील्ड वगैरह होता है उसके वैलिडेशन पे। और धीरे धीरे इधर हम कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप वगैरह की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद हम एरे ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, ब्राउजर से रिलेटेड जो स्टोरेज है उनको भी पढ़ेंगे हम, कैसे अलग अलग स्टोरेज के अंदर डेटा स्टोर किया जाए, वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम बड़े प्रोजेक्ट की तरफ काम करेंगे, ठीक है। तो पेशेंस रखना है, मेन चीज पेशेंस है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे, पेशेंस रखना है, जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे आपको काम करना है, ठीक है। बाकी सब छोड़ दीजिए मुझ पे, अब मुझे कैसे सिखाना है, किस तरीके से आपको समझ में आएगा वो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, ठीक है। तो आपको बस पेशेंस रखना है और जितना बताया जा रहा है उतना काम करना है। और अगर आपको काम करने के दौरान किसी भी तरह का इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इवन आपको CSS HTML इससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो जरूर पूछिए,
मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। ठीक है, आप लोग पूछ के देखिए मैं किस तरीके से हेल्प करता हूँ, ये आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। जो आज रहे होंगे क्लास में, दोपहर में जो हमने हेल्प किया, 1 घंटा लगा मुझे, लगभग आधा घंटा लगा। काफ़ी सारे उसने प्रॉब्लम कर रखे थे। ठीक है, तो जब तक सॉल्व नहीं हुआ मैं लगा रहा, उसको सॉल्व करवा के एक-एक चीज़ मैंने उसको समझाया, कैसे कोड करना है उसको भी बताया। जबकि वो फर्स्ट टाइम मेरे ग्रुप में आया था। ठीक है, तो मुझे इससे मसला नहीं कि आप पहली बार आ रहे हो। मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग पढ़ रहे हो। पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, कहीं से भी आए वो। ठीक है, पहली बार आए, सब्सक्राइब किया है, नहीं किया उससे मतलब नहीं। उसका हेल्प होना चाहिए। जब उसका हेल्प हो जाएगा तो वो खुद ही सब्सक्राइब कर लेगा। है ना? मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो खुद ही मेरे चैनल को शेयर करेगा इधर-उधर, जब उसको अच्छा लगेगा तो। ठीक है? तो मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग पेशेंस रखेंगे और जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है उस तरीके से काम करेंगे। ठीक है ना? समझ रहे हैं आप लोग इस चीज़ को? पेशेंस मेन चीज़ है। मैं भी बहुत पेशेंस रख रहा हूँ आजकल। ठीक है? शायद कुछ लोगों को पता भी हो कि मैं कितना पेशेंस रखना पड़ रहा है मुझे आजकल। ठीक है? तो आप लोग भी पेशेंस रखिए। समझ रहे हैं ना आप लोग इस चीज़ को? ठीक है, आप लोग एन्जॉय कीजिए और जावास्क्रिप्ट को आपको एन्जॉय करके पढ़ना है, क्योंकि आगे की चीज़ें आसान हो जाएँगी, अगर आपने जावास्क्रिप्ट को अच्छे से सीख लिया, समझ लिया तो। ओके, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।